नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 मार्च 2013 को दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम किसी भी देश में रहते हों, हम कोई भी काम करते हों, लेकिन हमारी धरती के साथ हमारा नाता रहे, हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारी भाषा के साथ हमारा नाता रहे, इसका अपना एक महत्व होता है। आज सारा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है। हर कोई चिंतित है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाले दिनों में हालत क्या होंगे। हर एक के मन में एक चिंता का विषय है। लेकिन कभी-कभी हमारे पूर्वजों ने भगवान की जो कल्पना की है, ईश्वर के रूप की जो एक उनके मन के जो भाव जगा है, उसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान में आती है। हिंदुस्तान के जितने भी भगवानों की कल्पनाएं हैं, उन सबको प्रकृति के साथ जोड़ा गया है, नेचर के साथ जोड़ा गया है। हमारा कोई ईश्वर की कल्पना ऐसी नहीं है जिनके साथ कोई वृक्ष न जुड़ा हुआ हो। किसी न किसी ट्री को हर न हर ईश्वर के साथ जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, हर एक ईश्वर को, परमात्मा के हर एक रूप को किसी न किसी पशु के साथ या पंछी के साथ जोड़ा गया है। और इन चीजों से एक मैसेज देने का प्रयास हुआ है कि परमात्मा के जिस रूप की आप पूजा करते हो, वे परमात्मा प्रकृति को कितना प्रेम करते हैं, वो प्रकृति के साथ कितने जुड़े हुए रहते थे। अगर आपको भी प्रकृति को छोड़ करके सिर्फ परमात्मा की पूजा करनी है तो वो पूर्ण नहीं है। ये टोटल पैकेज डील होता है। अगर शिव जी की पूजा करें तो बिल्वी के वृक्ष की भी, बिल्वी पत्र की भी पूजा होती है। और अब देखिए शिव जी के परिवार की कमाल, शिव जी के परिवार की एक विशेषता देखिए। गणेश जी, कार्तिकेय, शिव जी, पार्वती जी। हमारे यहां मान्यता है कि सांप जो होता है वो चूहे को खा जाता है। सांप का आहार चूहा होता है। लेकिन शिव जी के परिवार में सांप और चूहा साथ साथ रहते हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है तो शिव जी के गले में सांप लटकता रहता है। आप कल्पना कर सकते हैं को एग्जिस्टेंस के लिए इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है। प्रकृति के प्रति प्रेम प्रकृति का महात्मा है। और जो वहां अगर आपके यहां बैठे हुए लोगों में पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जो आयुर्वेद को जानते होंगे, उन्हें मालूम होगा कि बिल्वी का एक फल होता है, बिल्वी पत्र की हम शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन आज भी वो कहते हैं कि शिव जी ने जहर पिया था और जहर पीने के बाद एक बहुत बड़ी संकट से घड़ी से गुजरते हुए वो बाहर निकले थे। लेकिन आज हमारा आयुर्वेद कहता है कि बिल्वी पत्र के साथ एक फल भी होता है बिल्वी का, और उस फल का जूस पेट की हर बीमारियों के लिए उत्तम उपचार के रूप में आज भी उपयोग में आता है। यानी सहज रूप से ईश्वर के रूप उनकी साधना आराधना करते करते किस प्रकार से हमारे यहां लोक शिक्षा का काम होता है। पीढ़ियों तक लोगों को प्रशिक्षित करने की कैसी परंपरा रही है। और हिंदुस्तान के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में जहां जहां भारतीय बंधु हैं, आज
शिव जी की आराधना करते हैं। भाइयों बहनों, ये 21वीं सदी है, ज्ञान और विज्ञान की सदी है। और आपको लगता होगा कि राजनेता, एक राज्य का मुख्यमंत्री, ये सुबह सुबह शिव जी की कथा सुनाने लग गया। आपके मन में सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में शिव जी से एक प्रेरणा तो जरूर मिलती है। वो प्रेरणा है जहर पीने की और जहर पचाने की। और ईश्वर हम सबको दे शक्ति दें कि हम भी हर प्रकार की कटुता, बुराइयां, विकृतियां, इस रूप में जो जहर है, उस जहर को पचा करके हमारे भीतर से अमृत की वर्षा का संभावना पैदा हो। हमारा मन मस्तिष्क, हमारा मन मंदिर अमृत से भरा हुआ हो, ताकि हमारा हर शब्द, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण अमृतमय अनुभूति पूरी सृष्टि को करवा सके। और हम हिंदुस्तानी इन जिन परंपराओं से जुड़े हुए हैं, हम जरूर, अगर चाहिए, हम अगर सोचें, हम तय करें, तो आज भी हम लोगों में वो सामर्थ्य है, हम उसे कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों का तो मंत्र रहा था, वयम अमृतस्य पुत्राः। हम अमृत के रूप है, अमृतम, ये सोच के हम लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जिनके पास ये सामर्थ्य होता है, ये बहुत भी कर सकते हैं। मित्रों, हम किसी भी देश में रहते हो, हम कोई भी काम करते हो, लेकिन हमारी धरती के साथ हमारा नाता रहे, हमारी संस्कृति के साथ हमारा नाता रहे, हमारी परंपराओं के साथ हमारा नाता रहे, हमारी भाषा के साथ हमारा नाता रहे, इसका अपना एक महात्म्य होता है। आज भी आप चले जाएं, मॉरिशस चले जाएं, वेस्ट इंडीज चले जाएं, 125-150 साल पहले मजदूर के रूप में जो लोग गए, एक रामायण की चौपाई ने आज भी उनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ करके रखा है। मुझे विश्वास है कि विश्व में फैले हुए मेरे भाई बहन, जिनका भारत के प्रति अपार प्रेम है, अगर उनके पास भारत से कोई भी बुरी खबर आए तो रात रात हमारे विदेश में रहने वाले भाई बहन बेचैन हो जाते हैं, उनको पीड़ा होती है। यह आपका भारत प्रेम है, आपकी जो भारत भक्ति है, ये निरंतर बनी रहे, निरंतर बढ़ती रहे। और ये आपका भाव विश्व है। ये भाव विश्व जब मौका मिले भारत के विकास के लिए काम आए, भारत की उन्नति के लिए काम आए, भारत के गरीब से गरीब लोगों की भलाई के लिए काम आए। मित्रों, मैं इन दिनों देख रहा हूं, मुझे साल में 12-15 डेलीगेशन ऐसे मिलते हैं जो विदेश से आते हैं। वो कोई न कोई प्रकल्प लेकर के आते हैं। वो वैकेशन में कहीं टहलने के लिए जाने के बजाय हिंदुस्तान में आकर के कहीं हेल्थ का कैंप, कहीं डायग्नोसिस का कैंप, कहीं शिक्षा की प्रवृत्ति, ये अपने आप में एक अच्छा प्रारंभ हुआ है। इतना ही नहीं, मैं इन दिनों देख रहा हूं कि जो अमेरिका में पैदा हुए हमारे भारतीय मूल के बच्चे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान देखा भी नहीं था, उनका जन्म विदेश में कहीं हुआ, आज 18-20 साल की उम्र होते होते, जिन्होंने कभी हिंदुस्तान देखा भी नहीं था,
आज भारत आते हैं, भारत के गांव गरीब की सेवा में अपना समय लगाते हैं, अनेक नौजवान एक एक साल रहते हैं। ये जो ललक है हमारे देश के लिए कुछ करने की, मैं उसका सम्मान करता हूं। वैसे जितने भी नौजवान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आते हैं, देश के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं, मानवता के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं, उन सबका भी बहुत मन से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूरे विश्व में गत 2-3 दशक से एक चर्चा लगातार चली है, और चर्चा ये चली है कि 21वीं सदी का नेतृत्व कौन करेगा। भाइयों बहनों, 19वीं शताब्दी यूरोप की रही, जब विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई, तब हम गुलाम थे। हमारे पास सारी क्षमताएं होने के बावजूद भी हमारा ढाका का मलमल सारे विश्व में प्रसिद्ध था। हम औद्योगिक दुनिया में अपनी एक जगह बना चुके थे, लेकिन चूंकि हम गुलाम देश थे, अंग्रेज हम पर शासन करते थे, हमें उस औद्योगिक क्रांति का लाभ नहीं मिला। अगर हम उस समय स्वतंत्र होते तो मैं पूरी संभावना देखता हूं कि हमने उस औद्योगिक क्रांति का विश्व के अंदर नेतृत्व करने का सौभाग्य हमने पाया होता। आज इतिहास के झरोखे से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, उसे साफ नजर आता है कि हमारे भीतर वो क्षमता थी, हमने उन चीजों को अचीव किया था, हम उसको कर सकते थे। लेकिन देश गुलाम होने के कारण वो अवसर हमारे हाथ से निकल गया। भाइयों बहनों, 20वीं शताब्दी में अमेरिका ने भांति भांति अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा पूरे विश्व में अपना दबदबा बनाए रखा। चीन ने भी अपना सर ऊंचा करने की कोशिश की, लेकिन 20वीं शताब्दी में भी हम आजादी के आंदोलन की ऊंचाई पर, तीव्रता पर थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजादी के जंग में जुड़ा हुआ था, और उसके कारण 20वीं शताब्दी भी हमारे नसीब नहीं आई। लेकिन 20वीं शताब्दी का सेकंड हाफ हम एक स्वतंत्र भारत के रूप में उभरे थे। 100 करोड़ का देश, दुनिया का ध्यान आकर्षित करे बड़ा स्वाभाविक था। विश्व हमारी ओर देख रहा था, और 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते आते पूरे विश्व के पंडितों ने मान लिया था कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। डिबेट यह होती थी, क्या चाइना लीड करेगा, क्या हिंदुस्तान लीड करेगा। और भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी, 20वीं शताब्दी के आखिरी दिन थे, एक बार पूरे विश्व में, देश में एक माहौल बन चुका था कि हां भाई, अब हिंदुस्तान कुछ करेगा। और विशेष करके वाजपेयी जी ने सरकार बनाने के कुछ ही महीनों में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले लोगों में एक नया विश्वास पैदा हुआ था। उस एक घटना ने विश्व भर में फैले हुए हिंदुस्तानी, जो बार बार सर नीचा रख करके जीने के लिए मजबूर होते थे, सीना तान कर खड़े नहीं रह पाते थे, वाजपेयी जी के इस हिम्मतपूर्ण निर्णय के कारण पूरे विश्व में फैले हुए भारतीय समाज में एक नई चेतना का वातावरण बना था।